हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए जैसा कि मैंने एक वीडियो आप लोग को प्रोवाइड की थी जहां पर मैंने आपको पेपर वन के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस किया था बिगनर्स के लिए, बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन लेवल से पूरा बुक लिस्ट और क्या कैसे करना चाहिए। आज हम इस वीडियो में CAPF पेपर टू की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा बेसिक से, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से, जीरो लेवल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या सोर्सेज रह सकते हैं, इन सभी पे मैं चर्चा करूँगा। इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक चेंज, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर यू। आपको समझ आएगा कि जो आप पेपर टू समझते हैं वो टोटली डिफरेंट है और जिस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए वो भी टोटली डिफरेंट है जैसा आप करते हैं। तो कम्प्लीटली एक डिफरेंट वीडियो होने वाला है ये आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें। जिन स्टूडेंट्स को ऐसा है थोड़ा टाइम का, तो वो आप 1.25, 1.5, 2x जितने पे आपको कंफर्टेबल हो उतने पे देख सकते हैं। बट 1.5 से ज़्यादा पे देखेंगे तो शायद बहुत सारी चीज़ें आप स्किप भी कर सकते हैं, तो वो आप चीज़ एक देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं पेपर टू की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको कहा, जनरल पैटर्न को हम समझेंगे कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। थोड़ा सा बेसिक सा आप 1-2 मिनट स्किप कर सकते हैं जिन्हें पता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले क्या है, एक आपके ऐसे आते हैं 4, 20 मार्क्स ईच होती हैं, 80 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद आपके आती है आर्गूमेंट 2, 20 मार्क्स ईच, 40 मार्क्स की। इसके बाद आपके आती है रिपोर्ट 2, 10 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स की। इसके बाद प्रीसे, कॉम्प्रिहेंशन एंड ग्रामर ऑफ 25 मार्क्स। तो ये पूरा सिनेरियो होता है और ये टोटल आपके 200 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो ये आपका जनरल पैटर्न है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, किसी भी एक जनरल स्टूडेंट से पूछूं कि प्रिपरेशन किस तरह से करनी चाहिए, आपको क्या लगता है कि क्या प्रिपरेशन होती है, तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सबसे पहले तो हमें क्या है, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या हमें पता होना चाहिए? स्ट्रक्चर। वंस वी नो द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब कि हमें पता होना चाहिए कि सर ऐसे हम कैसे लिखते हैं, आर्गूमेंट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, रिपोर्ट का स्ट्रक्चर पता होना। एक बार हमें अगर स्ट्रक्चर पता चल जाए, सेकंड थिंग हमें क्या करना है, कंटेंट बिल्डिंग पे फोकस करना है। कंटेंट हम डेवलप करेंगे और चीज़ें इकट्ठा करेंगे, नोट्स बनाएंगे और सारी चीज़ें। और थर्ड में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस बिकॉज वो टाइम मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेगा, तो हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्ट्रक्चर, कंटेंट, प्रैक्टिस, ये आपका एक जनरल स्ट्रेटजी होता है। बट क्या यही एग्जैक्ट स्ट्रेटजी? द आंसर इज़ नो, ये नहीं है। बिकॉज अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रक्चर ठीक है, वेल एंड गुड, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए बिकॉज अगर आपको राइटिंग सेगमेंट करना है तो। बट क्या कंटेंट, कंटेंट की क्या लिमिटेशंस हैं? इट इज़ अनलिमिटेड कंटेंट। कंटेंट की कोई लिमिटेशन नहीं है, अनलिमिटेड कंटेंट है। एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ही मैं कहूँ तो कितने भी दे सकते हैं, 1000, 2000, 5000, आप अनलिमिटेड। इसके बाद लेट से आपको ये भी पता चल जाता है कि इन टॉपिक्स को मैं, आपने सेलेक्ट कर लिया कि सर मैं ये 100 टॉपिक्स प्रिपेयर करूँगा, ठीक है, किसी ने आपको लिस्ट दे दिया, तो कितने डेप्थ पे जाना है, कितनी डेप्थ पे जाना है, ये कहाँ से पता चलेगा? सेकेंड, उसके कितने डायमेंशन होंगे, यानी कि अगर मैं मल्टी डायमेंशन की बात करूँ, कितने डायमेंशन होंगे, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका भी आंसर आपके पास नहीं है एक जनरल स्ट्रेटजी से। टाइम मैनेजमेंट की मैं बात करता हूँ, सही है, टाइम मैनेजमेंट आपको पता होनी चाहिए, लेकिन जैसे मैं मानता हूँ कि एस्से में आपको 17 to 18 मिनट में लिखना होता है, बट इस समय क्या लिखें, ठीक है, क्या इसको मैं भी समझाऊँगा। जैसे कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले कि लेट से आपके पास नोट्स हैं, किसी एक टॉपिक पे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एजुकेशन के, ऑनलाइन एजुकेशन पे आपके नोट्स प्रिपेयर्ड हैं, आपने एक पेज में पूरा बढ़िया सा ऑनलाइन एजुकेशन पे नोट्स प्रिपेयर रखा है। क्वेश्चन भी मान लो आ गया एक ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड। अब आपने क्या है, आपके स्ट्रेटजी के अनुसार यू हैव कंटेंट, आपने कंटेंट प्रिपेयर्ड रखा है, आपने रिवाइज भी किया है, इसके बाद आपने राइटिंग प्रैक्टिस भी की है, तो आपको लिखना भी आता है कि सर ऐसे कैसे लिखते हैं, आपको स्ट्रक्चर पता है ऐसे लिखने का, या आर्गूमेंट भी आ सकता है ऑनलाइन एजुकेशन पे, आपको पता है स्ट्रक्चर कि हाँ ऐसे लिखना है, तो स्ट्रक्चर पता है, आपने प्रैक्टिस भी कर रखी है कि हाँ आप 17 मिनट में आराम से लिख लेंगे। लेकिन ये नोट्स को यहाँ से यहाँ, यानी कि जो आपके नोट्स हैं उसे लिखना, इसके बीच में ये जो गैप है, यानी कि ये जो ब्रिज है, वो कौन करता है? योर थॉट प्रोसेस। और आप कभी इस पे फोकस ही नहीं करते कि सर थॉट प्रोसेस भी डेवलप करनी होगी, यानी कि आपकी थिंकिंग भी डेवलप करनी होगी। ये तो केस हुआ इस केस में, अगर आपके पास लेट से उस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स होते ही नहीं तो
अगर आपके पास उससे रिलेटेड कंटेंट इकट्ठे होते ही नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं लिख पाते, राइट। तो इसीलिए थॉट प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट रोल आ जाता है। इसे ही मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस के टाइम दैट इज़ ब्रेन स्टॉर्मिंग, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो एग्जैक्टली आपका प्रिपरेशन इस तरह से नहीं होना चाहिए जिस तरह से आप सोचते हैं कि स्ट्रक्चर जान लिया, इसके बाद हम कॉन्टेंट इकट्ठे करेंगे, एक्सपेक्टेड टॉपिक से रिलेटेड नोट्स कर लेंगे, या कोई बुक खरीद के ले आए एक एस्से की, और एस्से के बुक है उसमें 151 एसेज हैं और आप उसे पढ़े जा रहे हैं, उससे नहीं होगा एंड फिर उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट द करेक्ट मेथड टू प्रिपेयर। तो फिर करेक्ट मेथड क्या है, किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है? देखिए, पहले बेसिक से अगर बात करें तो डेफिनेटली आपको पैटर्न पता होना चाहिए। पैटर्न यानी एग्जाम में आते क्या हैं, एस्से कितने आते हैं, आर्गूमेंट कितने आते हैं, मार्क्स कितने के होते हैं, हर एक कितने वर्ड लिमिट होती है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप अच्छे से पैटर्न को समझें, एक दिन समय दें और पैटर्न को समझें कि सर एग्ज़ाम में पूछा क्या क्या जा रहा है, कितने वर्ड में पूछा जा रहा है, कितना आपको लिखना है, ये सारी चीज़ें करनी है। सेकंड में आपको लास्ट 10 to 12 ईयर्स के पेपर्स को डाउनलोड करना है, बुक अगर आपके पास है वेल एंड गुड, और उसके बाद आपको PYQs को एनालिसिस करना है या PYQs को एनालाइज करना है। क्यों सर एनालाइज करना है? बिकॉज वेन यू विल डू द PYQ एनालिसिस आपको पता चलेंगे कि थीम्स, किन थीम्स पे क्वेश्चंस आ रही हैं। जैसे कि आपको पता चलेगा कि सर IR पे आता है क्वेश्चन, IR में भी स्पेसिफिकली इंडिया नेबर पे आता है। आपको पता चलेगा इंटरनल सिक्योरिटी पे आ रही है, नक्सलिज्म पे ऑल दो डायरेक्ट अभी तक नहीं आया है। फिर इसके अलावा जैसे इंसर्जेंसी है, मिलिटेंसी है, साइबर सिक्योरिटी, हाइब्रिड वॉरफेयर, ये सारे पे आते हैं। इसके अलावा आपको पता चलेगा कि सर सोशल इश्यूज़ में आ रहे हैं, सोशल इश्यूज़ में भी डिफरेंट है, वुमेन सेंट्रिक आती हैं, ठीक है, वुमेन सेंट्रिक आती है, इसी में आप जेंडर वाले को भी लिंक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हेल्थ से आ रहे हैं, फिर यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड आ रहे हैं, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि सर जियो पॉलिटिक्स से आती हैं, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि सर एनवायरनमेंट से आते हैं। इस तरह से आपको क्या है, थीम्स पता चल जाएंगे। अगर इस ईयर भी आप देखेंगे आपको दिखेगा एनवायरनमेंट से एसेस थे, जियो पॉलिटिक्स से एसेस थे। तो इस तरह से आपको क्या पता चल जाएगा कि थीम, कि किन किन थीम्स को आपको प्रिपेयर करना है। इस तरह से आपको 10-12 थीम्स जो हैं वो मिल जाएंगे जिन पे लगातार आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। वंस यू हैव डन दैट, आपने पैटर्न समझ लिया, आपने PYQs का एनालिसिस कर लिया, इसके बाद आप जो अपना फॉर्मल प्रोसेस है आपका स्ट्रक्चर जानना, वो आप स्ट्रक्चर जानेंगे कि सर व्हेन इट कम्स टू एस्से में हम इंट्रो लिखते हैं, इंट्रो के बाद हमारा बॉडी आता है, बॉडी में मैं एक छोटा बैकग्राउंड पैरा दूंगा, उसके बाद 2 to 3 पैराज में उसे डिफाइन करूंगा। एक पॉजिटिव साइड अगर है तो पॉजिटिव साइड, फिर एक नेगेटिव साइड, वे फॉरवर्ड, एंड देन लास्ट कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड में भी मेरे 2 पैरा बनेंगे, एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव यानी गवर्नमेंट क्या क्या उस पर वे फॉरवर्ड है गवर्नमेंट का, और एक आपके सजेशंस। तो इस तरह से आपके 6-7 पैरा में टोटल आपका जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। तो ये स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू द थर्ड, ये आप 2.11 दैट इज सेकंड का ही आपका सेकंड पार्ट हो गया। PYQ एनालिसिस के साथ आपने स्ट्रक्चर जान लिया। देन कम द थर्ड पॉइंट। थर्ड में आपको करना क्या है? थर्ड में आपको सर नोट्स प्रिपेयर करने स्टार्ट करने हैं, जिन्हें मैं कहता हूँ थीमेटिक नोट्स, थीमेटिक नोट्स, या फिर मैं इन्हें कैटेगराइज्ड नोट्स भी कहता हूँ। थीमेटिक नोट्स का मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, थीम्स आपको पता चल गए, हर थीम पे क्या है ना नोट्स प्रिपेयर करने हैं, वो भी मल्टी डायमेंशनल। मैं आपको एक एग्जांपल 2-3 देता हूँ तो आप समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपने वुमेन एक थीम जान लिया कि सर वुमेन एक थीम है ऐसा जिनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे वुमेन को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। तो फिर आपने क्या किया, वुमेन से रिलेटेड प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। इसमें मल्टी डायमेंशनल आप करेंगे, जैसे वुमेन इन जुडिशरी आप कर लेंगे, ठीक है, वुमेन इन जुडिशरी। अब जुडिशरी जब करेंगे तो उसमें सारे फैक्ट्स लिखेंगे कि जजेस कितनी हैं, सुप्रीम कोर्ट में कितने हैं, हाई कोर्ट में कितने हैं, किस स्टेट में कितने हैं, ये सारे कितने पार्टिसिपेशन है ये। फिर वुमेन इन पॉलिटिक्स कर लेंगे, ठीक है, वुमेन इन पॉलिटिक्स जब करेंगे तो इसमें पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट, ये सारा एंगल भी आप इसमें कवर करेंगे। फिर क्या करेंगे, वुमेन इन साइंस, ठीक है, वुमेन इन साइंस। अब फिर और क्या कर सकते हैं आप, वुमेन इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। एंड व्हेन यू आर डूइंग दी वुमेन इन एग्रीकल्चर यू विल आल्सो फोकस ऑन दी फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो इस वाले एंगल पे भी फोकस करेंगे। फिर वुमेन के एजुकेशन से रिलेटेड फोकस करेंगे, ठीक है। फिर अगर इसके पूरे सेंट्रिक अगर आप पकड़ें तो इसका सेंटर क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट, जो आपको सोल्यूशन के रूप में दिखेगा, क्या दिखेगा, वुमेन एम्पावरमेंट। फिर हाँ, यहाँ पर वुमेन से रिलेटेड जो क्राइम्स ये सारी चीज़ें हैं वो आप
कर सकते हैं। इसी से आप लिंक करके जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को लिंक करके आप कर सकते हैं, ग्लास सीलिंग वाले को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वुमेन के जो है डिफरेंट एस्पेक्ट को करेंगे। तो ऐसे करके जब आपका पूरा आपने प्रिपेयर कर लिया, मान लेते हैं 10-12 पेज में जो है वो आपके प्रिपेयर हो गए वुमेन से रिलेटेड टॉपिक्स के नोट्स, तो आपका ये एक थीम कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको अलग अलग थीम, लेट से आईआर है तो आईआर के जैसे इंडिया नेबर है तो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया श्रीलंका, इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जब आप चीज़ों को करेंगे तो आपके क्या होंगे, थीमेटिक नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे। वंस यू हैव डन विद द थीमेटिक नोट्स, फिर देखिए क्या होगा कि जब भी आप थीमेटिक नोट्स से क्या एक और बेनिफिट ये होता है कि लेट से आपका ऐसे कुछ और आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके ऐसे आ रहा है एग्रीकल्चर पे, तो एग्रीकल्चर पे जब आपका ऐसे आ रहा है तो आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे, लेकिन वहाँ पर आपका एक एंगल जो है वो वुमेन का ही बनेगा, बिकॉज यू हैव डन द वुमेन इन एग्रीकल्चर। जब जुडिशरी आएगा तो आपका एक एंगल उसमें वुमेन का भी बनेगा। व्हेन यू विल बी राइटिंग अबाउट एजुकेशन, उसमें वुमेन की एजुकेशन भी एक एंगल आएगा, समझ रहे। तो इस तरह से जब आप थीमेटिक जब 10-12 थीम्स पे प्रिपेयर कर लेते हैं नोट्स, और उन सभी थीम्स के बीच में आप एक इंटर रिलेशन डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, तब आपका जो एसे है वो जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो वो अपने आप मल्टी डायमेंशनल बनना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज आप डिफरेंट एंगल को उसमें सोच पा रहे होते हैं और डिफरेंट एंगल को उसमें लिख पा रहे होते हैं, समझ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, थीमेटिक नोट्स को प्रिपेयर करना है। वंस यू हैव डन विद द थीमेटिक नोट, साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, थीमेटिक डाटाज, कोड्स आप साथ साथ इकट्ठा करेंगे, ठीक है। जैसे एग्रीकल्चर आया तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड डाटाज इकट्ठा करेंगे, आप कोड्स इकट्ठा करेंगे, वेद में भी बहुत सारे आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड मिल जाएगा, तो वो सारे आप इकट्ठा करेंगे। फिर वुमेन है तो वुमेन से रिलेटेड जो भी आपको ये रैंक्स आती हैं, इंडिसेस आती हैं लेटेस्ट वाले, वो सारा आप थीम वाइज थीम आप करके रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको थीमेटिक डाटाज एंड कोड्स को इकट्ठा करना है थीम वाइज, ठीक है। अब हाँ, हो सकता है आप कहेंगे कि सर आप जो है वो हमें प्रिपेयर करके दे दें, लेट से कि आप ऐसा करें कि हमें थीमेटिक नोट्स जो है वो हर थीम के प्रोवाइड करा दें, आप हमें जो है वो सारे डाटास प्रोवाइड करा दें, आप हमें कोड्स प्रोवाइड कर दें। तो इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, बट इफ़ यू वांट वी कैन, बट डेफिनेटली दैट विल नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिकॉज इट विल टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स। तो वो चीज़ है, बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, थर्ड एंगल आपको देखना है। थर्ड एंगल क्या होता है, थर्ड एंगल जो होगा वो होगा करंट इश्यूज़। अब आपको नोट्स जो प्रिपेयर करने हैं वो करने हैं करंट इश्यूज़ से। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज़ मिस कर रहा हूँ कि व्हाट विल बी द सोर्स, इसको करने के सोर्स क्या होंगे। तो सोर्स जो है वो डेफिनेटली आपको इसे क्या करना होगा, टॉपिक्स को सर्च करना होगा, उसके आगे यूपीएससी लिखना होगा, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे नीति आयोग से रिलेटेड जो है वो रिपोर्ट्स मिलेंगे, आपको एआरसी रिपोर्ट्स मिलेंगी, बहुत सारे आपको डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के रिपोर्ट मिलेंगे, बहुत सारे आप सीएसई के इंस्टीट्यूट्स देखेंगे। फॉर एग्जांपल आपको विज़न का मेंस 365 देखने के लिए मिलेगा, वहाँ से आप क्या करेंगे, इनसे रिलेटेड डाटा इकट्ठा करेंगे। दैट्स वाई मैंने कहा कि इफ़ यू वांट दैट वी कंपाइल फॉर यू, हम आपको कंपाइल करके एक जगह सारे डाटाज कोड से ये सब दें, बिकॉज इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड लेंदी टास्क, दैन डेफिनेटली वी कैन, बट इट विल नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए आप कमेंट कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गिविंग यू एश्योरिटी दैट वी विल स्टार्ट, इफ़ यू वांट डेफिनेटली वी विल ट्राई टू स्टार्ट, ठीक है। तो वो चीज़ रहेगी। करंट की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली द सोर्स की अगर हम बात करें कि करंट के नोट्स जब आप प्रिपेयर करते हैं तो उसके सोर्स क्या होंगे, तो डेफिनेटली विजन आईएएस की मैगज़ीन आपकी एक सोर्स, बेहतर सोर्स हो सकती है। अब यहाँ पर जब आप करंट के नोट्स जब प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपकी फोकस क्या होनी चाहिए कि जब आपने करंट के नोट्स प्रिपेयर किए हैं तो वहाँ पर जो भी जैसे वुमेन से रिलेटेड अगर मिल रहा है तो आपके जो वुमेन की थीमेटिक नोट्स है वहीं पर आपके करंट को इंक्लूड कर लेना है। वुमेन से रिलेटेड डाटा आ गया, कोई भी जेंडर गैप इंडेक्स आया तो आपने वहीं पर अपने वुमेन वाले सेंट्रिक जो कोड्स और डाटा वाली फाइल थी वहीं पर आपने वुमेन को से रिलेटेड उसको ऐड कर लिया। एजुकेशन से रिलेटेड आया, इंडिया के स्टेटस से रिलेटेड आया, तो फिर आप ये करेंगे। हाँ, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट एंगल ये है कि जब भी आप चीज़ों को करें वहाँ पर इंडिया सेंट्रिक हमेशा रहने की कोशिश करें, इंडिया से रिलेटेड चीज़ें भी इकट्ठा करें। एजुकेशन जब आप कर रहे हैं तो इंडिया से रिलेटेड एजुकेशनल स्टेटस, आप हेल्थ कर रहे हैं तो एजुकेशन इंडिया से रिलेटेड हेल्थ के बारे में आप ज़रूर वहाँ पर नोट करेंगे,
ठीक है, कि क्या हेल्थ स्टेटस है, सारी चीज़ें। इसके बाद जब आपको कुछ ऐसे मिलेंगे मिसलेनियस, यानी कि जो आपके थीम्स में कवर नहीं हो रहे होंगे वो सारे, फॉर एग्जांपल यूसीसी है, तो अब इस सभी को आप एक मिसलेनियस करंट के लिए ही स्पेसिफिकली जो है वो करंट इश्यूज़ की एक फ़ाइल बना सकते हैं और वहाँ पर इन चीज़ों को कर सकते हैं। ये प्रोसेस पूरा करने में आपको 2-3 मंथ्स 4 मंथ्स लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन। इसी के दौरान ड्यूरिंग दिस व्हाट यू हैव टू डू, इसी के दौरान आपको क्या करना है, तो इसके दौरान आपको थोड़ा लिखना भी स्टार्ट कर देना है। यानी क्या करना है, थोड़ा सा आपको लिखना स्टार्ट करना है, वो भी बहुत ही बेसिक्स आपको स्टार्टिंग में लिखना स्टार्ट करना है, बिकॉज दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग। आपको एग्जाम में जाके लिखना है, तो उसके लिए आपके पास राइटिंग स्किल होनी चाहिए। तो राइटिंग के लिए आप क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे बेसिक से। जैसे आप पहले स्टार्ट करें पोल्यूशन, तो पोल्यूशन से आप पोल्यूशन पे लिखें, फिर क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पे आप धीरे धीरे वीकेंड पे लिख सकते हैं, 3 to 4 डेज़ में एक बार लिख सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट करें। वंस जब आपके 2 to 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएं, एक बार जब आपके 2 to 3 मंथ्स कंप्लीट हो जाएं, उसके बाद क्या है, आपके पास कंटेंट भी इकट्ठा हो चुकी है, आपने थोड़ा बहुत लिखना भी स्टार्ट कर दिया है, तो उस टाइम पे फिर आपको फोकस करना है टॉपिक्स पे। इसे ही मैं कहता हूँ एडवांस स्ट्रेटजी। इस टाइम पे आपको क्या करना है, टॉपिक्स पे फोकस करना है। और एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है कि हम भी देते हैं, हम भी इस बार भी स्टार्ट करेंगे आपको देना। बहुत सारे और भी आपको चैनल्स हैं जो आपको लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सपेक्टेड टॉपिक्स देते हैं। फिर आप उन एक्सपेक्टेड टॉपिक्स पे लिखना और साथ साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना स्टार्ट कर देंगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रिटिकल पार्ट। इसमें आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ब्रेनस्टॉर्मिंग में करना क्या है, आपको लेट से एक टॉपिक दिख गया, आप उस पर सोचें कि ठीक है मैं इस पर क्या लिखता, मैं इसमें इंट्रो में क्या लिखता, बॉडी में कितने में पार्ट्स बना पाता। इस तरह से जब आप लिख भी रहे हैं तो उस चीज़ को एक पेपर में लिखें। और उसके बाद आपको करना क्या है, उसका क्रॉस चेक आप उसको करेंगे। क्रॉस चेक यानी कि जब आपके पास जो नोट्स हैं, जैसे वुमेन से रिलेटेड आया था, आप अपने वुमेन वाले जो फाइल है उसको खोल के देखेंगे और देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डाटाज थे जो आपके पास नोट्स में थे बट उस समय आप सोच नहीं पाए, उसको फिर थोड़ा मगअप करने की कोशिश करेंगे। और जब सेकेंड टाइम कोई वुमेन से रिलेटेड टॉपिक आ जाए वहाँ पर आप उसको लिखने की कोशिश करेंगे। समझ रहे? तो इस तरह से जब कॉन्टिन्यूड प्रोसेस होगा, बार बार आप इस तरह से एक कॉन्टिन्यू प्रोसेस बनाएंगे, तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि जब भी वुमेन से रिलेटेड आएगा तो ऑटोमेटिकली जो डाटाज आप मिस कर रहे थे वो डाटाज आपको ध्यान आने लग जाएंगे। उसी प्रकार से जब आप कॉन्टिन्यूड इस तरह से करेंगे तो आपको वुमेन से रिलेटेड जो भी आपने फैक्ट्स ये सारी चीज़ें इकट्ठा की हैं वो कंटिन्यू आपके आने लग जाएंगी। और एक लॉन्ग प्रोसेस होगा तो धीरे धीरे वो चीज़ आपके ब्रेन में भी धीरे धीरे कंसोलिडेट होती चली जाएगी। तो इस तरह से आपको फोकस करना है। एक और इम्पॉर्टेंट एंगल आ जाता है रीडिंग का, बिकॉज आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो न्यूज़पेपर की बात मैं कर रहा हूँ। देखिए बहुत सारे अगर आप इंस्टीट्यूट्स देखेंगे तो वो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलते हैं। मैं भी डेफिनेटली कहूँगा कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं देन दैट्स वेल एंड गुड, बट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, यू कांट, दैट डोंट फोर्स। ज़रूरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर करेंगे ही तो ही, बिकॉज आई हैव नेवर रीड इट बट स्टिल। तो उसके लिए भी क्या करना है, क्योंकि देखिए रीडिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि रीडिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, बिकॉज प्रीसे की अगर हम बात करें, हम कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो वहाँ पर आपकी रीडिंग स्किल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब तक आप उसको पढ़कर उसको समझ नहीं पाएंगे, आप उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएंगे, तो क्वेश्चंस को आप किस तरह से फ्रेम करेंगे, आप उसकी समरी 1/3 में कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी ये होती है कि आप वीकेंड बेसिस पे जो एडिटोरियल्स होते हैं, बहुत सारी टेलीग्राम चैनल्स आपको मिल जाएंगे जो आपको एडिटोरियल के कंपाइलेशंस प्रोवाइड करते हैं, या फिर बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जो प्रेफर करता हूँ IAS हब है एक, दिस इज़ ऑफ MK यादव, ठीक है, ये CSC की इंस्टीट्यूट है। इसमें आपको एडिटोरियल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आप वीकेंड बेसिस पर जैसे या फिर 2 भी दिन कर सकते हैं, जैसे संडे या सैटरडे, संडे सैटरडे कर सकते हैं, संडे वेडनेसडे कर सकते हैं। उस दिन आप जाएं और उनके वेबसाइट पे पूरे वीक में देखें कि कौन कौन से एडिटोरियल्स आए हैं। जो आपको एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लें और पढ़ लें। वहाँ पे कटआउट भी मिल जाता है और उससे रिलेटेड थोड़े डाटा वो समराइज़ करके भी दे देते हैं, दोनों मिल जाता है। तो आप उसका कटआउट पढ़ेंगे डायरेक्ट, जो न्यूज़पेपर आर्टिकल, नोट्स नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर का जो आर्टिकल होगा उसे आप डायरेक्ट लें और पढ़ें। वैसे करके आप डेली हर वीक में 1 से 2 आर्टिकल पढ़ लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप तब तक ऑलमोस्ट 50 आर्टिकल्स पढ़ चुके होंगे। तो धीरे धीरे आपकी जो कॉम्प्रिहेंड करने की भी क्षमता है वो धीरे धीरे डेवलप होती चली जाएगी। अब एक लास्ट एंगल जो आ जाता है वो होता है टाइम मैनेजमेंट या फिर प्रैक्टिस का।
तो उस पे भी मैं फोकस करूँगा यहाँ पर। देखिए, अगर मैं टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ या प्रैक्टिस की बात करूँ, तो आपको अभी बेसिकली फ़ोकस नहीं करना है टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। आपको बिल्कुल भी अभी जो है वो टाइम मैनेजमेंट पे बिल्कुल फ़ोकस नहीं करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट फ़ोकस मार्च से पहले बिल्कुल नहीं करना। आपको मार्च के बाद अप्रैल मई ये सब से कर सकते हैं, बिकॉज़ अगर अभी से आप टाइम मैनेजमेंट फ़ोकस करने लग जाएंगे, अभी से अगर आप एस्से को 17 टू 18 मिनट्स में अगर लिखना स्टार्ट करने की सोचने लग जाएंगे, तो फिर आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, और यहाँ पर क्वालिटी से अभी आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। इसीलिए अभी आपको टाइम मैनेजमेंट में फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपको अपने क्वालिटी को डेवलप करनी है, अपनी थिंकिंग और जो थॉट प्रोसेस है उस पे फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आप एक बेहतर आंसर लिख पाएँ, एक बेहतर एस्से लिख पाएँ, एक बेहतर आर्गूमेंट लिख पाएँ। तो ये चीज़ पे आपको फोकस करना है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना है, क्या आते हैं, एस्से कितनी आती है, कितने वर्ड्स में लिखना होता है। सेकंड, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसके थीम्स को समझेंगे कि किन थीम्स पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 10-12 थीम्स को आपको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद आपको स्ट्रक्चर को समझना है, एस्से को किस तरह से लिखा जाता है, आपको आर्गूमेंट को किस तरह से लिखा जाता है। फिर आप थीम वाइज नोट्स प्रिपेयर करेंगे, अलग अलग थीम वाइज अलग अलग नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे। फिर जब आप नोट्स प्रिपेयर करें, जब उनको रिवाइज करें, तो कोशिश करें कि एक थीम को दूसरे थीम से इंटर रिलेट करें। आप ऐसे सेग्रीगेटेड ना रखें कि ठीक है वुमेन है तो मेरा पूरा अकेला ही वुमेन है। जब कोई दूसरा एंगल आ रहा है, दूसरा थीम आ रहा है, तो वहाँ पर वुमेन को भी एक एंगल में लेके सोचें। कोई भी अगर इशू आ रहा है उसमें सोशल डायमेंशन को भी ऐड करें। थिंकिंग का एक और तरीका होता है, जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग में ये भी आप यूज़ कर सकते हैं कि जो CSE की आपकी सिलेबस होती है उसे आप ध्यान रख के आप सोच सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी टॉपिक आ रहा है, उसका हिस्टोरिकल एंगल सोचेंगे, फिर उसका ज्योग्राफिकल एंगल ऑल्दो नहीं हो पाता, बट ठीक है कुछ में होती है, ज्योग्राफी भी डिटरमाइन करती है, तो ज्योग्राफिकल एंगल सोचें। फिर उसका सोसाइटी पर्सपेक्टिव से सोचें। फिर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें कि उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल या फिर कुछ है तो वो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव यानी गवर्नेंस लेवल पे उस चीज़ को सोचें। फिर IR, जियो पॉलिटिक्स, नेशन, वर्ल्ड लेवल पे आप उस चीज़ को सोचें। फिर आप उसको इकोनॉमिक के एंगल में देखें, फिर सिक्योरिटी के एंगल पे देखें, फिर आप एनवायरनमेंट के एंगल पे देखें। इस तरह से सोचने के बहुत सारे डायमेंशन हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एक टॉपिक पे आपको सारे ही मिल जाएंगे। इनमें से अगर 4 भी डायमेंशन मिल गए तो आपका एस्से जो है वो अपने आप में मल्टी डायमेंशनल हो गया। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने बताया कि थीम वाइज कोड्स भी इकट्ठा करने, साथ साथ आप थोड़ा बहुत लिखना स्टार्ट कर दें बेसिक से, और फिर आपको एडवांस में जब जाएंगे तो आपको लिखने के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग पे फोकस करना है। टाइम मैनेजमेंट पे अभी फोकस नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट लास्ट में जब एग्ज़ाम के 2 to 3 मंथ्स होते हैं तो, और अगर आप धीरे धीरे लिखते चले जाएंगे तो अपने आप आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप हो जाएगी, तो आपको अपने आप टाइम कम लगेगा। ठीक है। फिर रह गई बात प्रीसे और कॉम्प्रीहेंशन की, तो मैंने आपको बताया एक बार जब आप लगातार वीकेंड बेसिस पे रीडिंग स्किल भी डेवलप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उससे कंटेंट इनरिचमेंट भी हो रहा है, और साथ साथ आपका कॉम्प्रीहेंशन और प्रीसे वाला काम होता चला जा रहा है। आप मंथ में एक बार कोई एक प्रीवियस ईयर लेके उसके पैसेज को कर लिया, या कॉम्प्रीहेंशन को कर लिया, या उससे रिलेटेड प्रीसे को लिख लिया, तो इस तरह से मंथ में एक बार कर सकते हैं। उससे ज़्यादा उतना की करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब आ जाता है लास्ट आपका ग्रामर पोर्शन। तो अगर मैं ग्रामर पोर्शन की बात करूँ तो ग्रामर के लिए बेसिक है, आप कोई भी हाई स्कूल ग्रामर की जो है वो बुक ले सकते हैं, और पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। ठीक है, पहले तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के समझें कि किन किन एस्पेक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। बेसिक प्रपोजिशन, ये सारी कॉम्पैरेटिव, सुपरलेटिव, ये सारे को चेंज करना, जो डिग्रीज़ को चेंज करना होता है वो, रिमूवल ऑफ टू, ये सारे को, फिर पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, ये सारी चीज़ें, कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड कंपाउंड, इस तरह से सेंटेंसेस को चेंज करना, ये सारी बेसिक जो हैं वो आप कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कुछ यूट्यूब चैनल्स का भी हेल्प लिया था। ठीक है, आप सर्च करेंगे तो आपको आ जाएगा। बेसिकली मैं सेंटेंसेस को सिंपल को कॉम्प्लेक्स में, कंपाउंड में, इस तरह के, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। बाकी बेसिक्स ग्रामर के लिए आप कोई भी हाई स्कूल ग्रामर की बुक बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एनालिसिस के रूप में आप कर सकते हैं। बाकी इसमें आपका वो फ्रेजल वर्ब वाला आता है, कोई भी एक लिस्ट डाउनलोड कर लें 200 to 500 वाले, और उसको बीच बीच में 1-2 बार देखते रहें। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा एनालिसिस के बेसिस पर भी आप वो लिख सकते हैं। जैसे कोई भी आ जाता है, पुट ऑफ आता है, कॉलन आता है, तो आप एक आइडिया लगा के भी वहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ में लिखता था उस प्रकार से। बाकी एरर्स के लिए आप कोई भी, जैसे हाई स्कूल वाली ग्रामर भी करेंगे तो बेसिक आपने प्रोनाउन कर रखा है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रखा है, टेंसेज आपके क्लियर हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सारे, तो आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम बन जाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर जैसे वर्ब ये सब में ही एरर ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं।
या फिर रिलेटिव प्रोनाउन वाले में भी एरर्स देखने के लिए मिलते हैं, तो वो सारे आप बेसिक पार्ट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपका वो बेसिक पार्ट वाला भी हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ओवरऑल हो सकता है। बाकी कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है। तो किसी भी तरह के अगर आपको डाउट है तो सिंपली आप जाएँ टेलीग्राम पर और सर्च करें इनक्रेडिबल, दिस इज़ इनक्रेडिबल अभिषेक 10, ठीक है, सर्च करें और वहाँ पर आप मुझसे किसी भी तरह के डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। बाकी मैंने ओवरऑल आपको समझाने की कोशिश की है, जो भी चीज़ें हो सकती हैं। बाकी फिर भी डाउट्स हैं तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछें, ऐसे भी पूछ सकते हैं। और बाकी फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जल्द ही, और ठीक है, तो थैंक यू।